श्री जसवंत सिंह इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 रासायनिक बलगति पार्ट 2। पहले पार्ट में हम रासायनिक बलगति के बारे में जान चुके हैं, अभिक्रिया की दर के बारे में जान चुके हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कैसे होती है नजर था आपको, रेट ऑफ रिएक्शन डेल्टा और एक्टिव मास ऑफ आर बटे डेल्टा टी, इसके बारे में हमने जाना था पहले। आज हम बात करेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। आज हम बात करेंगे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, ठीक है। तो इसमें जो नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले होता है अभिकारकों की प्रकृति की, नेचर ऑफ रिएक्टेंट के अभिकारकों की प्रकृति। देखिए मैंने उस दिन बताया था आपको कि अभिकारक जितना अधिक एक्टिव होगा, जितना अधिक क्रियाशील होगा, उसकी प्रकृति भी कितनी होगी, उतनी ही अधिक क्रियाशील होगी, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट आता है हमारा अभिकारकों की सांद्रता, ठीक है। सांद्रता जितनी अधिक होती है अभिकारकों की, रिएक्टेंट की सांद्रता जितनी अधिक होती है उतना ही हमारा क्या होता है, दर भी हमारी उतनी ही अधिक होगी। जैसे अभिकारकों की सांद्रता, जैसे मैं डाइल्यूट में जिंक सल्फेट में यदि हाइड्रोजन गैस डालता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, डाइल्यूट होगा। यदि ये मेरे पास डाइल्यूट गैस, तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। लेकिन जैसे मैं कंसंट्रेट मैं सांद्र जिंक सल्फेट में डालता हूं हाइड्रोजन गैस, तो क्या होगा कि हाइड्रोजन जो गैस है वो तीव्र गति से निकलेगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सांद्रता जितनी ज्यादा होती है अभिक्रिया की दर भी उतनी ही ज्यादा होती है। सांद्रता जितनी ज्यादा होती है अभिक्रिया की दर भी उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। नंबर 3 आता है हमारा टेम्परेचर, ताप की बात करें तो कम तापमान पर अभिक्रिया की दर जो है वो कम होगी और अधिक तापमान पर अभिक्रिया की दर अधिक होगी। नंबर 4 अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल, ठीक है। नंबर 4 पे है हमारा अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल। देखिए इसका सरफेस एरिया जितना होगा अधिक होगा उतनी ही अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, अधिक होगी। जैसे मेरे पास ये चौक है, यदि मैं इसको एसिड में मोड़ता हूँ या डालता हूँ या डुबोता हूँ तो ये कम स्थान घेरेगा, ठीक है, जो गैस है वो कम निकलेगी। लेकिन यदि मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके डालता हूँ तो जो गैस है वो अधिक निकलेगी, ठीक है। यदि मैं इसको पीस के या इसको मिक्स करके चूर्ण बना देता हूँ या पाउडर बना देता हूँ, तब मैं उसको एसिड में डालता हूँ तो जो गैस है वो एकदम तीव्र गति से निकलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको ऐसे डालूंगा तो सिर्फ ये इतना स्पेस घेरेगा, ये जो है सिर्फ इतना स्पेस घेरेगा। लेकिन जैसे मैं इसको पीस के डालूंगा, चूर्ण बनाऊंगा, तो इसका कम से कम इतना बड़ा स्पेस, तो स्पेस यहाँ जाता है तो सतही क्षेत्रफल कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, यहाँ जाता है, तो यहाँ पे जाता है, तो इसका जो अभिकारक का जो क्षेत्रफल, सतह में जो क्षेत्रफल है वो अधिक होगा, तो उसकी अभिक्रिया की दर भी क्या होगी, अधिक होगी, ठीक है। नंबर 5 है हमारा उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है, अभिक्रिया की दर में क्या होती है, वृद्धि होती है, और अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, उसका मान जो है वो कम होता है। नंबर 6 प्रकाश की उपस्थिति। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती है, ठीक है। कुछ अभिक्रिया ऐसी होती हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होती हैं। जैसे मैं यदि बेंजीन की रिएक्शन हाइड्रोजन से करा दूं, क्लोरीन से करा देता हूं, ठीक है, प्लस Cl2, तो क्या होगा, एक इसको हाइड्रोजन को हटा के Cl आ जाएगी प्लस Cl, क्या रहेगा, Cl, ठीक है। ये यहाँ पे प्रकाश उपस्थित नहीं है, ये प्रकाश की उपस्थिति में नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया है वो कम एक्टिव होगी, उसकी दर है वो कम आएगी, उसमें वृद्धि नहीं होगी, ठीक है। लेकिन
ये क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक बेंजीन HCl। क्या बनेगा ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक बेंजीन। लेकिन यदि मैं यही अभिक्रिया यदि प्रकाश की उपस्थिति में कराता हूं, यदि मैं यही अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में करा दूं प्लस 3Cl2, तो क्या होगा कि जितने भी डबल बॉन्ड हैं हमारे वो सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जितने भी डबल बॉन्ड हैं वो हमारे क्या हो जाएगा, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। मींस अभिक्रिया की जो दर है वो फैल जाएगी। ठीक है, तो अब एक एक करके इनको नोट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे देखेंगे। करें नोट। सबसे पहले डालिए हेडिंग अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें नंबर फर्स्ट पॉइंट अभिकारकों की प्रकृति। लिखिए इसमें लिखिए अभिकर्मक की क्रियाशीलता, अभिकर्मक की क्रियाशीलता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी उस अभिक्रिया दर भी अधिक होगी, उस अभिक्रिया दर भी अधिक होगी। नंबर सेकंड पॉइंट है अभिकारकों की सांद्रता। एक एक लाइन लिखते हैं उनके बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखिए अभिकर्मक की सांद्रता, अभिकर्मक की सांद्रता जितनी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा होती है अभिक्रिया की दर भी उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, चाहो दे सकते हो H2SO4 प्लस Zn, ये क्या है हमारा डाइल्यूट तरल। लिख सकते हो ZnSO4 प्लस H2। लिख लीजिए इसको। नंबर थर्ड ताप। देखिए कम तापमान पर, कम तापमान पर अभिक्रिया की दर कम होती है, अभिक्रिया की दर कम होती है, वह अधिक तापमान पर अधिक होती है। अधिक तापमान पर अधिक होती है। फिर लिखिए इसी में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर, प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है, अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। ठीक है, जैसे ही हम किसी रिएक्शन करा रहे हैं कोई भी, यदि हम उसमें 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा दें तो उसकी जो दर है वो दुगनी रफ्तार से हो जाएगी, दर जो है वो दुगनी हो जाएगी। जो अभिक्रिया हो रही है जितनी स्पीड से हो रही है उसकी गति क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। लिखिए इसी में ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अभिकारकों की, ताप बढ़ाने पर अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है, आंतरिक ऊर्जा कम हो जाती है, सॉरी आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अभिकारकों की आंतरिक ऊर्जा बढ़ जाती है। नंबर 4 पॉइंट अभिकारकों का सतही क्षेत्रफल। देखिए इसमें यदि अभिकारक पदार्थ की अवस्था ठोस हो तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि करने पर रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक प्रक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। इसी कारण ठोस अभिकारकों को सदैव बारीक चूर्ण के रूप में लिया जाता है। सदैव बारीक चूर्ण के रूप में लिया जाता है। इसका एक उदाहरण है, जैसे हम देखते हैं लकड़ी, ठीक है। यदि हम लकड़ी को जलाते हैं और हम लकड़ी के बुरादे को जलाएं तो लकड़ी की अपेक्षा लकड़ी का बुरादा जो है वो तीव्र गति से जलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो लकड़ी का बुरादा है उसका क्षेत्रफल क्या है, अधिक है लकड़ी की अपेक्षा। नंबर 5 पॉइंट, उत्प्रेरकों की उपस्थिति। देखिए इसमें उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ता है क्योंकि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा का मान एक्टिव एनर्जी सक्रियण ऊर्जा का मान कम हो जाता है। नंबर नेक्स्ट, प्रकाश की उपस्थिति। लिखिए इसमें कुछ अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं में अभिकर्मक अणुएं फोटोन ऊर्जा ग्रहण कर अभिक्रिया की दर में वृद्धि करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए हमारे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा लॉ ऑफ मास रिएक्शन। लॉ ऑफ मास रिएक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। तो क्या होती है हिंदी में, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए, उसके बाद उसको समझते हैं। देखिए, स्थिर ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर, उनके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, स्थिर ताप पर रासायनिक अभिक्रिया की दर उनके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे A + B
सी प्लस डी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे आर, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इससे एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी, क्योंकि अभिकारकों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो करेंगे इसको आर बराबर तो क्या जाएगा के एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी, जहां के बराबर इस तरह स्थिरांक है, तो क्या होगा स्थिरांक होगा। यहाँ पे देखिए डायरेक्टली क्या है, अभिकारकों तो तास्य में यहाँ काम नहीं है, अभिकारकों के गुणनफल के बराबर है क्या आर। ठीक है, यहाँ पे हमें बात से नहीं है। आगे भी यहाँ पे देखिए हम देखो उदाहरण ले लेते हैं 2a प्लस b गिव c प्लस d। तो यहाँ पे देखेंगे हम द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार, ठीक है, क्या होगा आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्टिव मास ऑफ ए इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। लेकिन यहाँ पर 2 भी है, तो 2 के लिए क्या होगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो आर बराबर के एक्टिव मास ऑफ ए स्क्वायर इनटू एक्टिव मास ऑफ बी। लेकिन यदि हम यहाँ पे देखते हैं, यदि यही हम बलगति के नियमानुसार देखें, बलगति के नियमानुसार दोस्तों चेंज आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम पढ़ रहे थे द्रव्यानुपाती क्रिया के नियमानुसार और यहाँ पढ़ना है बलगति के नियमानुसार। तो देखिए बलगति के नियम में जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, यही करते हैं। तो R बराबर माइनस 1/2 डेल्टा एक्टिव मास ऑफ A बट्टे डेल्टा T बराबर माइनस डेल्टा एक्टिव मास ऑफ B अपॉन डेल्टा T। ठीक है, यहाँ पे क्या था, अभिकारकों को हमने माइनस दिया था, लेकिन यहाँ पे ये जो घात जो वो लगा हुआ है यहाँ हमने बटे में लिया था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसकी पावर जड़े, तो यहाँ पे 3 होगा, तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा। देखिए एक उदाहरण देख लेते हैं इसका, इसके बाद आगे चीज नोट कर लीजिए। N2 plus 3s2 gives 2ns3 तो ns3। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बात करूँ लॉ ऑफ मास रिएक्शन द्रव्यानुपाती क्रिया के अनुसार, तो क्या होगा R बराबर K, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ K एक्टिव मास ऑफ N2। यहाँ पे N2 है तो N2 रहेगा, N पे इसका नहीं लगेगा, इनटू एक्टिव मास ऑफ S2 का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि इस पे आगे हमें 3 लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज समझने की है, यदि नीचे कोई आता है 2 आता है 3 आता है या 4 आता है तो हम उसको सेम लिखते हैं, लेकिन आगे कोई संख्या लगी हुई आती है तो हम उसकी घात लगाते हैं द्रव्यानुपाती नियम के अनुसार। ठीक है, चलिए ये भी नोट कर लीजिए। इसका जो रोल है वो आगे आने वाला है, इसका क्या रोल है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा मॉलिक्यूलरिटी। इसको नहीं बोलते हैं अणुसंख्यता।
अणुसंख्यता या आणविकता। अणुसंख्यता या आणविकता, मोलिकुलर वेट। चलिए इसको देख लेते हैं, लिखिए थोड़ा सा पहले सुनिए। किसी क्रिया की अणुसंख्यता से तात्पर्य, किसी क्रिया की अणुसंख्यता से तात्पर्य अभिक्रिया में क्रिया करने वाले उन अणुओं की संख्या से है, जो आपस में टकरा के रासायनिक क्रिया करते हैं। आपस में टकरा के क्या करते हैं? रासायनिक क्रिया करते हैं। जैसे AgCl plus NaNO3 gives NaCl plus AgNO3। ध्यान रहे यहाँ पे मैं रिएक्शन से उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है, इसका मॉलिक्यूलरिटी का। तो सिंपल सी परिभाषा हमने पढ़ी थी इसकी कि किसी क्रिया की अणुसंख्यता से तात्पर्य अभिक्रिया में क्रिया करने वाले उन अणुओं की संख्या से है जो आपस में टकरा के रासायनिक क्रिया करते हैं। यहाँ कह सकते हैं कि एक रिएक्शन को पूर्ण होने में जितने अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, कम से कम जितने अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं, वो उसकी क्या कहलाती है? अणुसंख्यता कहलाती है। यहाँ पे देखोगे तो इसकी अणुसंख्यता मैं निकालूं तो कितनी आएगी? कितने अभिकारक हैं यहाँ पे? देखिए 1 और 1 2। अणुसंख्यता कितनी आएगी इसकी? 2। AgCl plus NaNO3, यदि मैं इसकी अणुसंख्यता निकालता हूं तो कितनी आएगी? 2। एक और है NH4NO2। उदाहरण नंबर 2, NH4 plus NO2 gives N2 plus 2H2। ठीक है, यहाँ पे कितनी होगी अणुसंख्यता? अणुसंख्यता बराबर 2। इसकी अणुसंख्या कितनी होगी? 2। ठीक है, नंबर 3, 2NO plus O2 gives 2NO2। ठीक है, यहाँ पे कितनी होगी इसकी अणुसंख्यता? इसकी अणुसंख्यता या आणविकता कितनी होगी? देखिए यहाँ पे इसके कितने मॉलिक्यूल हैं? 2 और 1 इसका, तो कितनी होगी? 3। यहाँ पे इसकी अणुसंख्या कितनी होगी? 3, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड के कितने अणु हैं? 2। ठीक है, ऐसे ही आपको अणुसंख्यता निकालनी है तीनों की। ये आपके लिए होमवर्क है। 1 2 3 मैं बोल देता हूँ। 4HBr plus O2 gives 2H2O plus 2Br2। सेकंड है 2HI gives H2 plus I2। थर्ड है 2N2O5 gives 4NO2 plus O2। इन तीनों की आपको घर पे निकालनी है अणुसंख्यता, मोलरिटी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, जो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है।